बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के हर शहरी को, हर बिजनेसमैन को, चाहे वो इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप बिजनेस है यानी ईओपी है या फिर कंपनी बिजनेस है, ये मालूम होना चाहिए कि टैक्स फाइलर बनने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। यानी आप रिटर्न्स फाइल करते हैं अपनी इनकम टैक्स की, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या नुकसानात हैं। एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग 80% लोगों को स्पेशली इंडिविजुअल्स को ये मालूम ही नहीं है कि टैक्स फाइलर बनने के फ़ायदे क्या हैं। यानी अगर आपका नाम एटीएल पे है तो आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एक्चुअली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ being filer and what are the consequences if you are not on ATL list or non-filer. So I request you watch this video till the end so that you will be able to decide you have to file the tax returns or not. तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट कंपैरिजन देने वाला हूँ फाइलर और नॉन फाइलर का। तो उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नॉन फाइलर या नॉन एटीएल पे जो लोग हैं उनका कितना ज्यादा टैक्स कट रहा है, कितना ज्यादा उनका नुकसान हो रहा है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। इंशाल्लाह आपको जरूर इसका फायदा। तफसील पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इनकम टैक्स फाइलर के बेनिफिट्स डिस्कस करने से पहले कुछ रेलिवेंट टर्म्स हैं जो एफबीआर सिस्टम में यूज होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। द फर्स्ट वन इज फाइलर, पर्सन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जो पर्सन, जो कंपनी, इंडिविजुअल या बिजनेस रिटर्न फाइल कर देता है अपनी इनकम टैक्स की, वो फाइलर कहलाता है। ये साल में एक दफा रिटर्न फाइल होती है इनकम टैक्स की, तो जो लोग ये फाइल करते हैं उनको फाइलर कहा जाता है, और जो लोग नहीं फाइल करते उनको हम नॉन फाइलर कहते हैं। इसी तरह एटीएल एक टर्म है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एटीएल, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, वो लोग जो अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं विद इन ड्यू डेट, उनको एटीएल में शामिल कर दिया जाता है। एफबीआर ने अपने पास एक लिस्ट जो है वो मेंटेन की हुई है। जो लोग अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं विद इन ड्यू डेट, उनको एटीएल में डाल दिया जाता है, यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल दिया जाता है। नॉन एटीएल, जो लोग अपनी रिटर्न जो है वो विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करते या जो अपने जो फाइन पे नहीं करते, तो उनको जो है वो नॉन एटीएल लिस्ट में डाला जाता है। पर्सन नॉट ऑन एटीएल में वो आ जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो एफबीआर ने पहले से डिसाइड की हुई है। ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपी के लिए 30 सितंबर, हर साल 30 सितंबर को जो है ना वो लास्ट डेट होती है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न। क्योंकि ये जो टैक्स ईयर होता है वो जून तक होता है, 30 जून तक। तो उसके बाद हमारे पास 3 माह का पीरियड होता है एओपी या इंडिविजुअल्स की रिटर्न फाइल करने के लिए, यानी 30 सितंबर, 30 जून तक हमने ईयर क्लोज होता है हमारा टैक्स ईयर, तो 30 सितंबर तक हमारे पास टाइम होता है कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमने फाइल करनी होती है। तो ये होती है ड्यू डेट। इसी तरह ड्यू डेट होती है कंपनीज के लिए 31 दिसंबर, यानी 6 माह का टाइम है कंपनी के लिए। 30 जून इनका भी नॉर्मली जो टैक्स ईयर होता है वो 30 जून को ही क्लोज होता है। इनको 6 माह दिए गए कंपनीज को, 31 दिसंबर इनकी लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की। तो ये ड्यू डेट्स हैं। अगर इनके अंदर कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर देता है, कोई पर्सन, बिजनेस, इंडिविजुअल या एओपी, तो वो फाइलर भी कहलाता है। और अगर वो ड्यू डेट के अंदर करता है तो उसको एटीएल में डाल दिया जाता है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाला जाता है। इन केस कुछ कुछ लोग जो है अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट्स के बाद फाइल करते हैं, 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपसे ऐड करता हूँ, ड्यू डेट जो है वो स्टैंडर्ड ड्यू डेट्स यही है। बाज़ औक़ात जो है एफबीआर, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो इन डेट्स को एक्सटेंड भी कर देती है, लेकिन स्टैंडर्ड डेट यही होती है। बाज़ कुछ रीजंस की वजह से भी कुछ हालात ऐसे होते हैं, बाज़ की रिटर्न फाइल्स नहीं हो पा रही होती है या कुछ भी होता है, तो ये रिटर्न आगे भी हो सकती है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डेट है वो यही होती है, एक्सटेंड भी की जा सकती है। जिस तरह इस दफा लास्ट टाइम जो इंडिविजुअल एओपी की जो लास्ट डेट थी वो पहले आई थिंक नवंबर, 30 नवंबर तक कर दी गई थी, उसके बाद 15 दिसंबर भी कर दी गई थी। तो इस तरह ये रिटर्न आगे एक्सटेंड भी कर सकती है। तो ड्यू डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, बट नॉर्मली यही डेटें हैं, जो स्टैंडर्ड डेट्स हैं वो यही हैं। तो इसके अंदर अंदर कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो फाइलर भी हो जाता है और साथ साथ एटीएल में भी आ जाता है। अगर कुछ लोग जो ड्यू डेट के अंदर रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर पाते, इस डेट के बाद जाके फाइल करते हैं, तो वो एटीएल में नहीं आते। वो फाइलर तो होते हैं बट वो एटीएल में नहीं होते। तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं एक्चुअली वो मिलते हैं एटीएल को, एटीएल लिस्ट पे जो जो लोग होते हैं। अब वो लोग, उनको बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं? जिन्होंने अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट के बाद फाइल की है, तो वो एक नॉमिनल सा एक फाइन है, वो पे करके फाइलर से वो भी एटीएल में शामिल हो जाते हैं। फर्ज करें जी, इंडिविजुअल और एओपी का जो है वो, इंडिविजुअल का 1000 है फाइन, एओपी का जो है वो 10,000 है, कंपनीज का 20,000 है। अगर ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं कर पाए तो ये फाइन पे करके एटीएल में वो आ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है जी, विद होल्डिंग एजेंट। कंपनीज, बिजनेसेस, डिपार्टमेंट्स ऑथोराइज्ड बाय द एफबीआर टू विदहोल्ड टैक्स। टैक्स को विदहोल्ड करके एफबीआर को सबमिट करवाने के लिए एफबीआर ने कुछ कंपनीज को, बिजनेसेस को, डिपार्टमेंट्स को ऑथोराइज किया होता है कि आपने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर डिफरेंट पीपल्स का या पर्संस का, कंपनीज का टैक्स विदहोल्ड करके आपने एफबीआर को सबमिट करवाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि आपने बैंक्स को एफबीआर ने विदहोल्डिंग एजेंट डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह आप गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों को एफबीआर ने विदहोल्डिंग एजेंट डिक्लेयर किया हुआ है। वो क्या करते हैं? आपका टैक्स विदहोल्ड करके एफबीआर को सबमिट करवा देते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसे टैक्स विदहोल्ड करके एफबीआर को जमा करवा देते हैं। तो ये विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट को, हम आगे चल के देखेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज कॉल्ड विदहोल्डिंग टैक्स। यानी कि सोर्स क्या हो सकता है? जहां से आपकी पेमेंट जनरेट हो रही है उसको सोर्स कहते हैं। फर्स्ट करें मैंने सर्विसेज दी या आपने किसी को सर्विसेज दी है या गुड्स बेची है, उस बंदे ने जब आपको पेमेंट करनी है तो वो सोर्स है हमारा, उसने वहीं से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को सबमिट करवा देना। वो जो टैक्स है जो सोर्स से डिडक्ट हो रहा है वो विदहोल्डिंग टैक्स कहलाता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह इनकम टैक्स विदहोल्डिंग क्या होगी? अगर इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग करता है विदहोल्डिंग एजेंट, तो वो इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग कहलाएगी, वो एफबीआर को चली जाएगी। अब ये कि इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग के जो रेट्स हैं विदहोल्डिंग टैक्स के, वो एफबीआर ने जो
लोग एटीएल पे हैं, जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, उनके डिफरेंट रेट्स हैं, और जो लोग नॉन एटीएल पे हैं, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, नॉन फाइलर हैं, उनके रेट्स डिफरेंट हैं, उनके ऑलमोस्ट डबल रेट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप कैश विथड्रॉ करवाते हैं अपने अकाउंट से, तो बैंक आपका टैक्स काटेगा, इनकम टैक्स की विद होल्डिंग करेगा, क्योंकि वो विद होल्डिंग एजेंट है एफबीआर का। तो बैंक्स ने जो एटीएल पे हैं जो लोग, उनका ऑलमोस्ट हाफ होता है, और जो नॉन एटीएल है उनका डबल रेट होता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कितना कितना रेट है वन बाय वन। इसी तरह आपने गाड़ी रजिस्टर करवाई, गाड़ी खरीदी आपने, वो अपने नाम पे रजिस्टर करवाएंगे तो आपको इनकम टैक्स की विद होल्डिंग देनी होगी। जो एटीएल पे है उनका हाफ होता है, और फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जो नॉन एटीएल पे उनका ऑलमोस्ट डबल होता है एटीएल वालों। इसलिए ये फायदे हैं। प्रॉपर्टी आपने कोई खरीदी है, प्रॉपर्टी अब जब भी अपने नाम करवाएंगे इनकम टैक्स की विद होल्डिंग आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ पे एटीएल का और रेट होता है, और जो नॉन एटीएल है उनका ऑलमोस्ट डबल होता है। इसी तरह आपने बिजली का बिल है, अगर आपके 15-20 हजार से एक्सीड करता है आपका बिजली का बिल, तो इंडिविजुअल्स के लिए उनका रेट जो है वो डबल होता है। एटीएल पे जो होते हैं उनका रेट हाफ होता है, या बिल्कुल होता ही नहीं है जो एटीएल पे जो लोग हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर है। इसी तरह आपको डिविडेंड मिलता है, इसी तरह आपको प्राइस बॉन्ड विनिंग आपने किया है तो आपको पैसे मिलते हैं, वहाँ पे आपकी इनकम टैक्स रिडक्शन होती है। सेल ऑफ गुड्स, आपने बिजनेसेस है, आपका बिजनेस है गुड्स बेचने का, या आप इंडिविजुअल है, आपने किसी को गुड्स बेची है, तो वहाँ पे भी आपका इनकम टैक्स विद होल्डिंग होती है। वहाँ पे एटीएल का रेट और होगा, नॉन एटीएल जो नॉन फाइलर है उनका रेट और होगा। प्रीमियम ऑफ सर्विस, आप कोई सर्विसेज दी है उस पर भी डिफरेंट रेट होंगे, एटीएल का और है, नॉन एटीएल का और है। आपने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंट है आप, इसी तरह ये एटीएल के और रेट होंगे, नॉन एटीएल के और रेट होंगे। इस तरह एक और फायदा है एटीएल का कि क्लेम बैक ओवर पे टैक्स पीरियड। अब ये इनकम टैक्स जो होता है ये साल में एक दफा होता है, लेकिन ये हर ट्रांजेक्शन पे आपका कट रहा होता है। साल के एंड पे हमने हम करके रिटर्न जब फाइल करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमने एक्स्ट्रा पे तो नहीं कर दिया, आपकी जो प्रॉफिट से बढ़ गया, जो आपकी इनकम से बढ़ गया, टैक्स का जो डिडक्शन हुई है वो अगर आपकी इनकम से एक्चुअल टैक्स जो बन रहा है उससे ज्यादा आपने पे किया तो आप वो क्लेम भी कर सकते हैं, आप रिफंड ले सकते हैं। जबकि नॉन एटीएल वाला जो है, जो नॉन फाइलर है, वो नहीं ले सकते वापस। तो ये फायदे हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक की ट्रांजेक्शन पे। मैंने अंडर सेक्शन के साथ कोड कर दिया ताकि अगर आप इसको देखना चाहें एफबीआर की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या विद होल्डिंग टैक्स का जो रेट्स इशू होते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप एटीएल पे हैं तो कोई और रेट होगा आपका, नॉन एटीएल है यानी नॉन फाइलर है और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं है तो आपका रेट और होगा। अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% टैक्स है एटीएल के लिए, जो केसेस एटीएल पे हैं, और 2% है केसेस नॉट ऑन एटीएल। अगर आप एटीएल पे नहीं है तो आपका 2% डिडक्ट होगा। तो ये देखें ऑलमोस्ट डबल रेट है। कैश विड्रॉल पे ये देखें 0.3% है एटीएल केसेस के लिए, और 0.6% है वो नॉट ऑन एटीएल केसेस के लिए। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल है, यानी आप 1 लाख रुपया अगर विड्रॉ करवाते हैं कैश तो आपको 0.3% यानी 300 रुपया पे करना पड़ेगा। 300 आपका डिडक्ट करेगा बैंक और एफबीआर को जमा कराएगा इनकम टैक्स विद होल्डिंग का। अगर आप नॉन एटीएल है, एटीएल पे आपका नाम नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो फिर आपका 0.6% यानी 600 रुपया आपका कटेगा 1 लाख रुपए पे, और वो एफबीआर को जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी डबल है आपका, यहाँ पे 300 रुपया 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन पे बच रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं। सेकंड वन है जी मोटर व्हीकल्स। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो इसमें अंडर सेक्शन 231B के तहत जो है, जहां पे भी आपकी जो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, हर सूबे में डिफरेंट हो सकती है, पंजाब में दूसरे में, जहां पे भी आप मोटर व्हीकल अपनी खरीद कर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने नाम पे तो वहां पे डिफरेंट रेट है। वो है व्हीकल की कैपेसिटी के बेस करते हैं। अगर 850 सीसी तक की आपकी व्हीकल है तो अगर आप एटीएल पे हैं तो आपका 10,000 रुपया इनकम टैक्स विद होल्डिंग में जाएगा। अगर आप नॉन एटीएल पे हैं तो आपका 30,000 पे जाएगा। ये देख लें ऑलमोस्ट डबल ही नहीं ट्रिपल यहाँ पे रेट है। इस तरह अगर आपकी 1000 सीसी कार है तो 20,000 एटीएल के लिए है, 60,000 नॉन एटीएल के लिए। अप टू 1300 सीसी कार है, अगर 1300 सीसी कार तक है तो आपका 25,000 पे एटीएल, अगर आपका नाम या बिजनेस एटीएल पे है तो 25,000 कटेगा, और नॉन एटीएल पे आपका 75,000 रुपया कटेगा। तो ये ऑलमोस्ट डबल नहीं ट्रिपल रेट है नॉन एटीएल पर्सन का, नॉन फाइलर का। यहाँ देखें कितना फायदा है एक्टिव टैक्स पेयर होने का। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। ये 236K और 236C में डील होते हैं, जो सेक्शन है इनकम टैक्स का। इसमें अगर आप परचेज करते हैं और 2% एटीएल पर्सन के लिए है और 7% फॉर केसेस नॉन एटीएल के लिए है। अब आप देख लें, आपने कोई घर खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, अपने नाम करवाएंगे तो एटीएल वालों के लिए सिर्फ 2% है और नॉन एटीएल के लिए 7% अगर आप परचेज करते हैं। सेल पे अगर है तो 2% एटीएल के लिए और 4% फॉर केसेस नॉट एन एटीएल पे है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल रेट है प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन पे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखते हैं जी, लास्ट ईयर इसमें भी एक नई अपडेट आई है। अंडर सेक्शन 235 में डील होता है। अगर आपका बिजली का बिल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए सिर्फ डोमेस्टिक की, मैंने कमर्शियल की एग्जांपल नहीं दी। डोमेस्टिक का बिल अगर आपका 15-25 हजार पैसे बढ़ता है तो जो नॉन एटीएल पे है उनको क्या होगा, उनको 7.5% एक्स्ट्रा उनको चार्ज होगा उनके बिल में, इनकम टैक्स की विद होल्डिंग चार्ज होगी। जबकि नॉन एटीएल पे जो एटीएल पे लोग हैं उनको जीरो। बिजली के बिल में अगर डोमेस्टिक बिल 25,000 से कम है तो एटीएल वालों के लिए कोई टैक्स नहीं है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बल्कि 25,000 से ज्यादा भी है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नॉन एटीएल है तो आपको 7.5% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीट्स ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 150। अंडर सेक्शन 150 डील होती है डिविडेंड्स। अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं तो अगर आप एटीएल पे हैं तो 15% आपकी डिडक्शन होगी इनकम टैक्स की। अगर आप नॉन एटीएल पे हैं तो 30% आपकी डिडक्शन होगी। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल डिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्राइस बॉन्ड पे। अगर आपका प्राइस बॉन्ड आपको मिला है या लगा है आपका, तो अंडर सेक्शन 156 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के आपको 20%, अगर आप एटीएल पे हैं तो आपकी 20% की डिडक्शन होगी और बाकी अमाउंट आपको मिलेगी। जबकि अगर आप नॉन एटीएल पे हैं तो आपकी 40% की डिडक्शन होगी। यहाँ भी ऑलमोस्ट डबल है एटीएल और फाइलर और नॉन फाइलर का जो डिफरेंस है। आगे चलते हैं गुड्स, सेल ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 153(1)(a। अगर आप बिजनेसेस है या आपका कोई भी बिजनेस तो आप गुड्स बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर जब जिसको भी आप अपनी गुड्स सेल करेंगे और जब आपको वो पेमेंट करेगा तो उसमें से 4.5% एटीएल केसेस पे और 8.5% नॉन एटीएल केसेस पे डिडक्शन होगी। ये भी सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है। बिजनेस एओपी और कंपनीज है उनके इससे भी ज्यादा रेट है, डिफरेंट रेट है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पर कोट किया है जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट डबल रेट है इनकम टैक्स के डिडक्शन का। इसी तरह प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं तो 153(1)(b) सेक्शन के तहत आपकी जो डिडक्शन होगी, अगर आप एटीएल पे हैं तो 10% डिडक्शन होगी, अगर आप नॉन एटीएल पे हैं तो आपकी 20% डिडक्शन होगी। यहाँ भी आपका डबल
रेट है डिडक्शन का, ये भी मैंने इंडिविजुअल का कोट किया है, कंपनी और एओपी का डिफरेंट रेट हो सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप किसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जीक्यूशन है आपकी, आप सर्विस देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो वहां पे भी 7% है एटीएल केसेस के लिए, 14% है नॉन एटीएल केसेस के लिए। ये भी इंडिविजुअल का मैंने कोट किया एग्जांपल के तौर पर। कंपनी और उसका एओपी का डिफरेंट हो सकता है, यानी उसमें भी डिफरेंस जो होगा वो ऑलमोस्ट डबल ही होगा, तो यहाँ पे भी डबल डिफरेंस है इनकम टैक्स विद होल्डिंग का। इसी तरह अगर आप एडवर्टाइजमेंट एजेंट है, सेक्शन 233 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आपकी जो डिडक्शन है वो एटीएल केसेस की 10% होगी और नॉन एटीएल केसेस की 20% डिडक्शन होगी, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल रेट है। इसी तरह अगर आप रिफंड ऑफ ओवर क्लेम्ड इनकम टैक्स, अब साल के एंड पे ये जो जितनी भी आपकी डिडक्शंस होती हैं, जब साल के एंड पे हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो जब हम कैलकुलेट करना बैठते हैं, हो सकता है ऐसा हो कि जो आपने पूरे साल की जितनी भी आपकी जो ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक की, गाड़ी की, डिविडेंड की और डिफरेंट जितनी भी थी प्रॉपर्टी की, जब आप उसको टोटल करते हैं तो आपका टैक्स हो सकता है आपके एक्चुअल टैक्स से ज्यादा आपने पे कर दिया हो। अगर आप एटीएल पे होंगे तो आप अपना ज्यादा पे किया हुआ टैक्स आप क्लेम बैक कर सकते हैं, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स का। अगर आप नॉन एटीएल पे हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे आपने एक्स्ट्रा पे किया, और यकीनन एक्स्ट्रा पे किया होता है नॉन एटीएल पे, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल रेट है, तो आपका तो टैक्स बहुत ज्यादा डिडक्ट होकर जा रहा था इनकम टैक्स का, और उसके बाद में आपको कोई वापस भी नहीं ले सकते ओवर क्लेम का, और आपकी एक्चुअल जाहिर कम होगा, जबकि क्योंकि नॉन फाइलर है आपका रेट डबल है, तो आप बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। इस तरह अगर आप एटीएल पे होंगे, आप एक्टिव टैक्स पेयर होंगे, फाइलर होंगे, तो आप अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल है, बिजनेसेस हैं, एओपी हैं, या आपका कंपनी है आपकी। अभी तक हमें जो भी फायदे और नुकसान डिस्कस किए हैं उनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू थी, उनको हम मैयर कर सकते थे, उनको हम किसी ना किसी चीज़ पे वेटेज दे सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जिनको हम मैयर नहीं कर सकते। वो लोग जो एटीएल पे हैं, जो अपना जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं, उनको बहुत सारे और भी फायदे हैं जिनमें पीस ऑफ माइंड है, यानी कि अगर आपने टैक्स पे कर दिया है तो आप सुकून में होंगे, आप आपको एक अलग सी फीलिंग होगी, आप पीस में होंगे, आपको कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, आपने टैक्स पे किया हुआ होगा तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। अदरवाइज जो नॉन एटीएल पे हैं या जिन्होंने जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स पे नहीं करते, उनको बहुत सारा डर और खौफ होता है। क्यों? क्योंकि आजकल एफबीआर ने तो हर जगह पे जो है ना वो कोई ना कोई वो स्केल्स बना दिए हैं जहाँ से आपको उनको पता चल जाता है कि कौन लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उनके पास कितनी दौलत है। आप बाहर का सफर करते हैं, आप बैंक्स में अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं, आपके प्राइस बॉन्ड हैं या आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे एफबीआर को जो है ना वो पता चल जाता है कि कौन लोग हैं जो टैक्स पे नहीं कर रहे बट वो टैक्स लाइबल टू पे टैक्स हैं। तो जो लोग पे कर रहे होते हैं तो वो सबसे ज्यादा उनको जो बेनिफिट हो रहा होता है, जिसको हम मैयर भी नहीं कर सकते, वो है पीस ऑफ माइंड, यानी कि आप फील प्राउड करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि आपने टैक्स पे किया। आप किसी को बता सकते हैं कि यार मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं रिटर्न फाइल करता हूँ अपनी, मैं टैक्स देता हूँ, तो आपको एक प्राउड फील होता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर, एक गुड सिटीजन के तौर पर जो है ना वो अपना टैक्स पे करते हैं इस मुल्क की खुशहाली के लिए। आप देख लें कि 23 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें से सिर्फ 3.3 मिलियन जो है ना वो लोग हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो कि 1.4% बनता है सिर्फ, यानी देख लें कि 1% लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं, और जो टैक्स पे करते हैं वो इससे भी कम है। टैक्स पे करने वाले शायद 1 मिलियन भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नल की रिटर्न फाइल कर देते हैं। इसीलिए एफबीआर ने इसी चीज को देख के कि ये यहाँ पे पाकिस्तान में कोई टैक्स खुद से पे करने को तैयार नहीं है, इसलिए विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग रिजीम के ऊपर बेस करना पड़ रहा है एफबीआर को या गवर्नमेंट को टैक्सेस इकट्ठा करने के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो नॉन फाइलर हैं, वो नॉन फाइलर का टैक्स कहाँ से, उनको फिर इसी विदहोल्डिंग एजेंट्स के थ्रू वो टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को सबमिट कराया जाता है। इन्हीं की वजह से जो नॉन फाइलर है, जो नॉन कंप्लाइंट केसेस हैं, इनकी वजह से ही ये विदहोल्डिंग के रेट्स बहुत ज्यादा रखे गए हैं। विदहोल्ड करके डिफरेंट आप जहाँ पे भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो आपका टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को चला जाता है। सिर्फ इन लोगों की वजह से जो नॉन फाइलर है ये विदहोल्डिंग रिजीम लाई गई और इसमें रेट भी बहुत ज्यादा डाले गए, जिसकी वजह से वो लोग भी सफर कर रहे हैं जो बेचारे फाइलर हैं, जो टैक्स देते हैं, उनको भी ज्यादा बात का टैक्स देना पड़ जाता है इस रिजीम की वजह से, उन लोगों की वजह से जो नॉन फाइलर हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो पीस ऑफ माइंड है, प्राउड फील करते हैं आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर आप अपना टैक्स पे करें, आप रिटर्न फाइल करें। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप एटीएल पे आते हैं तो आपको क्या फायदे हैं, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर बन जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हैं, और अगर आप नॉन फाइलर रहते हैं, अगर नॉन एटीएल पे रहते हैं तो आपको कितने नुकसान हैं। ऑलमोस्ट डबल रेट आपको हर चीज पे पड़ रहा है, बैंक की ट्रांजेक्शन हो, मोटर व्हीकल हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, डिविडेंड हो, प्राइस बॉन्ड हो, सेल ऑफ गुड्स हो, सेल ऑफ सर्विसेज हो, कॉन्ट्रैक्ट्स पे कुछ हो, आप एडवर्टाइजमेंट एजेंट हो, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन हो, तो ऑलमोस्ट जो नॉन एटीएल पे हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, उनको डबल रेट पड़ रहा है, और जो एटीएल पे हैं उनको ऑलमोस्ट डबल, जो नॉन एटीएल की बजाय उनको तकरीबन उनसे हाफ रेट मिल रहा है। तो बहुत सारी आपकी बचत होती है। इससे अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको टैक्स फाइलर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये जो डिफरेंट रेट्स मैंने आपको कोट किए हैं कि आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उस पर क्या कितना % आपका कटेगा, मोटर व्हीकल पे, प्रॉपर्टी पे, अगर आपको ये एग्जैक्ट चाहिए कि एफबीआर की वेबसाइट पे एक विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स के नाम से जो है ना वहाँ लिंक मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि हर चीज़ का क्या रेट है। ये ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं हर साल, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती है इनमें रेट्स में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपने जाना है एफबीआर की वेबसाइट पे fbr.gov.pk, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इनकम टैक्स के नीचे आप देखेंगे कि ये विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स हैं, ये विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स हैं। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये नाज़रीन आपको नजर आ रहा है एप्लीकेबल विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स अपडेटेड अप टू 30 जून 2022। ये हर साल जून में अपडेट होते हैं, मिनिमम चेंजेस आती हैं लेकिन ऑलमोस्ट यही सेम रहते हैं। कि आप इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो अभी मैंने आपको रेट एक स्लाइड में कोट किए हैं, ये इंपोर्ट्स के ऊपर आपको क्या क्या टैक्स आपका कटेगा, ये सैलरी अगर सैलरीड पर्सन है तो उस पर आपको कितना कितना रेट क्या क्या आपका डिडक्शन होगी इनकम टैक्स की, ये आपको नजर आ रहा है सैलरीज के ऊपर। इस तरह ये देखें डिविडेंड का मैंने कोट किया था, ये देखें 7% 7.5% एटीएल पे, ऑन एटीएल पे ये रेट्स हैं, नॉट ऑन एटीएल पे ये रेट्स हैं, ऑलमोस्ट डबल रेट आपको नजर आ रहे हैं। ये एफबीआर की वेबसाइट से मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक है। इसी तरह ये प्रॉफिट ऑन डेट हो गया,
ये उसकी एंट्रीज है, उनके हैं, ये पेमेंट नॉन रेजिडेंट अगर बाहर आपने किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है। इसी तरह मैंने अगर आपको कोट किया 153 के रेट्स, सेक्शन 153 है पेमेंट फॉर गुड्स, अगर आप गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं तो ये देखें 4%, 8%, 4.5%, 9%, 3%, 6%, तो ऑलमोस्ट क्या है डबल रेट है ऑन एटीएल पे, ये रेट है, और नॉट ऑन एटीएल पे ऑलमोस्ट डबल रेट है। इस तरह आप नीचे हैं तो ये देखें एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपके नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट का हेड आ गया जी, रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको रेंट रिसीव होता है, ठीक है। इसी तरह मोटर व्हीकल्स, ये देखें ये मोटर व्हीकल्स के आ रहे हैं, ये देखें कैपेसिटी आ रही है गाड़ियों की, क्या कितने सीसी की गाड़ियां, और ये एटीएल पे आपके क्या कटेंगे रेट्स, और नॉन एटीएल पे अगर हैं तो आपको क्या क्या कटेंगे। इसी तरह सारा प्रॉपर्टी और ये सारे रेट्स दिए गए, ये सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए हो, हर साल का अपडेटेड चाहिए हो, तो आप यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट पे आके ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसी से ही यहाँ पे स्लाइड्स में आपको जो है ना एंट्री करके दिखाई है एग्जाम्पल के तौर पर कि बैंक के ट्रांजेक्शन पे क्या रेट्स हैं, और गाड़ी खरीदते हैं तो क्या है, तो घर खरीदेंगे तो आपको क्या इनकम टैक्स की विद होल्डिंग के रेट पड़ेंगे। तो यहाँ से आप अपडेटेड रेट्स भी ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, और वो यही आई होगी कि आपको फाइलर बनना चाहिए, आपको एटीएल लिस्ट पे आना चाहिए ताकि आप ये सारे फायदे उठा सकें। आपने अब देखें अगर आप एटीएल पे आ जाते हैं तो आपको क्या नुकसान है, सिर्फ आपने अपने रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज टैक्स तो आपका डिडक्ट हो ही रहा है। नॉन फाइलर अगर हैं तो डबल रेट आप टैक्स दे रहे हैं। अगर आप एटीएल पे आ जाएंगे तो आपका यहाँ से टैक्स ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, ऊपर से आपको सिर्फ फाइलर बनने के लिए क्या चीज चाहिए, आपको सिर्फ आपने 4-5 हज़ार साल की एक दफा रिटर्न फाइल होनी है साल में, तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार में आप फाइल करवा लेंगे अपनी रिटर्न, तो आपको कितने ज्यादा फायदे हैं उधर से देखें, फायदे आपको कितने हैं और नुकसान आपके कितने हो रहे हैं आप नॉन फाइलर हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे बहुत सारी मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें आप अपना, अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर बनना चाहते हैं, एटीएल पे आना चाहते हैं, तो मेरी आप वीडियोस को देखें, मैं उसका लिंक ये ऊपर इस वीडियो के एंड पे आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप अपना एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, एटीएल पे कैसे आ सकते हैं, तो वो पूरी मैं एक अपनी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। एफबीआर के नाम से है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से, आप उनको चेक करके आप फाइलर बन सकते हैं, एटीएल पे आ सकते हैं, और अपने ये जितना ज्यादा टैक्स आपका डिडक्ट होता है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं अपने चैनल पे आकर आपको ये दिखा भी देता हूँ कि वीडियोस कहाँ पे पड़ी हुई है। आप आएंगे मेरे चैनल के ऊपर, होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर टैक्सेस एंड रिफंड के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इसमें 10 वीडियोस हैं। इसको जब क्लिक करते हैं तो आप मिल जाएगी कि ये देखें, ये 10 वीडियोस तरतीब से आपको मिल जाएंगी कि आपने एनटीएन यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, एफबीआर के साथ एनटीएन कैसे लेना है, ठीक है। अगर आप साथ बिजनेस करते हैं तो फिर बिजनेस कैसे ऐड करना है अपने एनटीएन में। इसी तरह अगर आप कंपनी है या यूपी है तो उसका एनटीएन किस तरह से होगा, यानी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी एफबीआर के साथ। एफबीआर में आपके नाम से क्या क्या एसेट्स वहां पे मौजूद है, एफबीआर के पास आपकी क्या क्या डिटेल मौजूद है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। एफबीआर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठी कर रहा है, वो यहाँ से आपको मिल जाएगी कि आपका कौन कौन सा रिकॉर्ड एफबीआर के पास मौजूद है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपका अगर पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड आपको मिल नहीं रहा, आपने चेंज करना है तो आप ये वीडियो देख के कर सकते हैं। इसी तरह पिन चेंज करने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस तरह इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपने फाइल करनी है, सैलरीड पर्सन है या इंडिविजुअल बिजनेस है आपका, तो आप इसको देख के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक्टिव टैक्स पेयर कैसे बनना है एटीएल के ऊपर, आपका अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी और आपका नाम एटीएल पे नहीं आ रहा तो आप ये वीडियो देख के आप एटीएल पे आ जाएंगे। इसी एटीएल पे आने के बाद ही आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने लेट फाइल कर दी अपनी रिटर्न तो आप एटीएल का चालान कैसे बनाएंगे, वो यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी वीडियो है, ये देखकर आप अपना खुद अपनी सारी चीजें समझ सकते हैं, अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एटीएल पे आ सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। तो ये इन वीडियोस को लाजमी देखें। अब फैसला आपने करना है कि आपने फाइलर बनना है, एटीएल में आना है या नॉन फाइलर ही रहना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो यकीनन आपको फायदा हुआ होगा, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और आप तक वो पहुंचती रहें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए अपने क्वेश्चन को, आपको आंसर इंशाल्लाह दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपना टैक्स अदा कीजिए जिम्मेदारी से और अपना इनकम टैक्स गोशवारा बर वक्त जमा कराएं। आपका टैक्स है आपके लिए, एफबीआर ने बना दिया टैक्स। ही अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराएं। एक्टिव टैक्स पेयर बनकर विद होल्डिंग टैक्स में 100% इजाफी शरह पर छूट हासिल